स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हाय एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान वृक्ष। तो हम लोगों ने गैसेस स्टेट का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस कर लिया है, और जो गैस के लॉज हैं वो सारे लॉज देख लिए हैं। और फिर हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था, जिसके पोस्टुलेट्स देख लिए थे और उसका डेरिवेशन भी कर लिया था। तो जो हमने डेरिवेशन किया था वहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो क्या थी, पी वी इक्वल्स टू 1/3 mn/v/r/ms का स्क्वायर। तो आज हम क्या करने वाले हैं, वही जो इक्वेशन है जो मैंने अभी बोली, पी वी इक्वल्स टू 1/3 mn/v/r/ms स्क्वायर, उसी इक्वेशन की हेल्प से हम जो भी गैस लॉज हमने पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, उनका सबका डिडक्शन करने वाले हैं, उन सबको इस इक्वेशन की हेल्प से प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो वही है, पहला हमने सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि हमने इक्वेशन पढ़ी कौन सी थी। ये चीज पी वी इक्वल्स टू 1/3 mn/v/r/ms स्क्वायर, ये हमने देखी थी। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसी पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये m क्या है, m इक्वल्स टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके। और ये n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और ये v/r/ms क्या है, ये हमने बताया था, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो हमारी इक्वेशन आई थी, इसी इक्वेशन की हेल्प से हम जो भी गैस लॉ है हमारे पास उन्हें प्रूफ करेंगे इस वाली इक्वेशन की हेल्प से। इसमें हर टर्म की मीनिंग मैंने बता दी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमने कौन सा लॉ देखा था, बॉयल्स लॉ देखा था। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो भी आपका गैस है, जो भी आपकी गैस है, उसका जो भी वॉल्यूम होगा वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, दैट मीन्स V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। दैट मीन्स जो आपका वॉल्यूम है गैस का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हो, उस टाइम पे जो भी वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। या हम इसे कैसे लिख सकते हैं, पी वी इक्वल्स टू, ये हमने पूरा डेरिवेशन जब किया था तब सीखा था, पी वी इक्वल्स टू, वहां से हमारे पास क्या आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था। यही हमें प्रूव करना है इस इक्वेशन की हेल्प से, काइनेटिक गैस इक्वेशन जो थी उसकी हेल्प से। ठीक है, तो काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है, एक बार ही लिखते हैं। वही पी वी इक्वल्स टू 1/3 mn/v स्क्वायर। ये v कौन सा है, v/r/ms वाला v है। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ और 2 से ही डिवाइड करती हूँ, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इस पे, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। ओवरऑल तो अपने पास 1/3 mn/v स्क्वायर ही मिलना है। ठीक है, तो अभी 2/3 ब्रैकेट 1/2 mn/v स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर लिया। अभी ये टर्म आपको क्या बता रहा है, देखो ये चीज आपकी हो गई 1/2 कैपिटल mv स्क्वायर। कैसे देखते हैं, देखो m आपके पास क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, n। अगर m को मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया, m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मैंने उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये कैपिटल m आ जाएगा। कैपिटल m क्या है, मोलर मास ऑफ द गैस है, मोलर मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस। मतलब एक मॉलिक्यूल का जितना मास था उसको हमने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल M, दैट इज मोलर मास ऑफ द गैस आ गया। तो इसे मैं हाफ कैपिटल M v स्क्वायर लिख सकती हूँ। और ये चीज क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, तो 2/3 काइनेटिक एनर्जी आ गया। ये एक चीज क्या चल रही थी आपके पास, PV चल रहा था। क्या इतनी चीज क्लियर है, ठीक है।
अब हम क्या जानते हैं, हमने जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा था उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब हमने देखा था हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट स्पीड से, डिफरेंट वेलोसिटी से, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, तो उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है ना, कैपिटल T जो कि आपका किस में होता है, डिग्री केल्विन में होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जो 2/3 काइनेटिक एनर्जी आया, इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया टेम्परेचर के। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, KT हो गया, वेयर K इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। K क्या है यहाँ पे, ओहो, K इक्वल्स टू क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, नैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ओके, तो KE इक्वल्स टू क्या आ गया, KT आ गया, और हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 2/3 KE। इक्वेशन 1 ले लो इसे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, PV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KE की जगह पे मैं KT रख दे रही हूँ, PV इक्वल्स टू 2/3 इंटू KE था ना, उसकी जगह पे 2/3 KE था, काइनेटिक एनर्जी था, वो इक्वल्स टू किसके आ गया, KT के, यानी 2/3 KT हो गया, 2/3 KT हो गया। अभी देखो, ये जो आपके पास 2/3 है वो तो एक नंबर है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, जो K है वो भी मैंने लिख दिया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और T आपने कांस्टेंट रख रखा है क्योंकि आप कौन सा लॉ देख रहे हो, बॉयल्स लॉ देख रहे हो, जिसमें जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एज 2/3 इज कांस्टेंट क्वांटिटी, एंड जो K है वो भी कांस्टेंट है क्वांटिटी, एंड K इज ऑल्सो कांस्टेंट, और T आपने कांस्टेंट ले रखा है इन द बॉयल्स लॉ। हम क्या जानते हैं, इन द बॉयल्स लॉ टेम्परेचर remains constant। तो इससे क्या हमने सीखा, इससे हमें क्या पता चला कि जो इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड है, हेंस RHS ऑफ, अब इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 2, वरना ऐसे लिखेंगे क्या, RHS ऑफ किस इक्वेशन का, RHS ऑफ इक्वेशन 2 इज कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर ये RHS आपका कांस्टेंट हो गया, इससे हमने क्या देखा कि PV इक्वल्स टू क्या हो गया, हमारे पास कांस्टेंट हो गया। और यही तो क्या है, यही तो बॉयल्स लॉ है कि PV हमारे पास जो आता है वो कैसा आता है, कांस्टेंट आता है। सही है, विच इज अ which is Boyle's law। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें, हमने देखा हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये हमारे पास काइनेटिक गैस इक्वेशन है, इस काइनेटिक गैस इक्वेशन की हेल्प से हमने जितने गैस लॉ पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, जितने भी लॉ पढ़े थे वो सारे हम क्या करना चाह रहे हैं, डिडक्ट करना चाह रहे हैं, उन्हें डिराइव करना चाह रहे हैं इस वाली इक्वेशन की हेल्प से।
ठीक है, तो पहले हमने देख लिया कि बॉयल्स लॉ है क्या। बॉयल्स लॉ बोलता है पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। फिर हमने वो वाली इक्वेशन लिखी, फिर हमने ऐसे प्रोसीड किया और हम फाइनल पहुंच गए पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट पे, जो कि हमारा बॉयल्स लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। दैट इज V जो होता है आपके पास, V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, या आप ऐसे लिखते हो V बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, V बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यही होता है चार्ल्स लॉ। अब देखो इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास क्या है, PV इक्वल्स टू 1/3 mn V स्क्वायर। इसको बॉक्स में कर लेते हैं जिससे ध्यान रहेगा। ये हमारे पास क्या है, चार्ल्स लॉ है, जो कि हमें प्रूव करना है इस इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, और हमने अभी पीछे देख लिया PV इक्वल्स टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी भी आ रहा था। देखो पीछे ये हमने ये जो पूरा सॉल्व किया, इसके बाद 2/3 काइनेटिक एनर्जी आया या फिर 2/3 KT भी आया था। ठीक है, यही चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, या फिर 2/3 KT भी आया था। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी है, तो PV इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया, 2/3 KT। हमें क्या चाहिए, V बाई टी, तो V बाई टी निकाल लेते हैं। V बाई टी इक्वल्स टू क्या हो गया, 2/3 इंटू K अपॉन में P, ये P उधर चला जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 ले लो। इन इक्वेशन 1 फ्रॉम नहीं as 2/3 is constant K is constant, and for Charles law pressure is also constant, and for Charles law में आप क्या करते हो, प्रेशर कांस्टेंट रखते हो, एंड फॉर चार्ल्स लॉ P इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस RHS ऑफ इक्वेशन 1, हेंस RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज कांस्टेंट। तो अगर ये चीज कांस्टेंट हो गई आपके पास, तो V बाई टी इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज दैट V बाई टी इक्वल्स टू क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, जो कि आपका क्या है, चार्ल्स लॉ है, विच इज चार्ल्स लॉ। ठीक है, कुछ नहीं किया, हमने पहले देख लिया कि चार्ल्स लॉ है क्या, V बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। उसके बाद हमने इक्वेशन लिखी, काइनेटिक गैस इक्वेशन लिखी। हमें पता है PV इक्वल्स टू 2/3 KT, पीछे हमने ये चीज देखी हुई थी कि कैसे PV इक्वल्स टू 2/3 KT हुआ। उसके बाद V बाई टी कॉन्स्टेंट लाना है, V बाई टी की वैल्यू निकाली, 2/3 इंटू K बाई P आया, 2/3 कॉन्स्टेंट, K तो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट था, वो भी कॉन्स्टेंट है। और जब हम चार्ल्स लॉ निकालते हैं तो हम प्रेशर को कॉन्स्टेंट लेते हुए चलते हैं, तो P कांस्टेंट है, दैट मीन्स जो इक्वेशन 1 का RHS आया है वो पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है। तो V बाई टी भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि चार्ल्स लॉ है। नेक्स्ट एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन्होंने थोड़ा सा मतलब जो हम बोलते हैं ना V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है, पहले पढ़ते हैं इन्होंने कैसे लिखा है, फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N से हम इस वाली डेफिनेशन तक कैसे पहुंचते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि अगर हमने वॉल्यूम सेम लिया है, वॉल्यूम इक्वल लिया है, तो फिर उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे उन गैसेस के। ठीक है, हमने ये पढ़ा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, देखो इसे 1 मान लो, ये हम देख रहे हैं कि कैसे हो गया कि वॉल्यूम अगर इक्वल है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे इक्वल होंगे। वैसे आप इससे देख सकते हो कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के,
देखो v इक्वल्स टू n है, हमने दो गैसेस कंसीडर की हैं जिसमें पहली गैस का जो वॉल्यूम होगा वो पहली गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के या नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और हम क्या जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एन आर टी होता है, सही बात है। v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर टी अपॉन में p इंटू एन, ये भी सही है। v इक्वल्स टू आर टी इधर ले लिया, n उधर कर दिया। अब देखो जो r है गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, टेम्परेचर हमें कांस्टेंट लेते हुए चलना है। हमने बोला है एवोगैड्रोस लॉ में कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात हो रही है, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, p भी कांस्टेंट है, r तो गैस कांस्टेंट है ही। दैट मीन्स ये पूरी क्वांटिटी आपकी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो कुछ कांस्टेंट इंटू n है, ठीक है। तो हमने इस कांस्टेंट को लेट सपोज k कंसीडर कर लिया, तो v1 इक्वल्स टू क्या हो गया अपने पास, k n1 हो गया। सिमिलरली सेकेंड गैस के लिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यही क्या आएगा दूसरे के लिए भी। क्यों हमने यहाँ पे के ही रखा है, क्योंकि जो P है सेकंड वाली गैस के लिए भी हमें वही कंडीशंस लेनी है, कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर की। तो P सेकंड वाले में भी कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर भी सेकंड वाले में कांस्टेंट रहेगा, तो K इंटू N2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर हमने वॉल्यूम सेम कर दिए, इक्वल वॉल्यूम कर दिया, दैट मीन्स अगर हमने V1 और V2 को सेम कर दिया, दैट मीन्स KN1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KN2 हो जाएगा। तो मैं K कैंसिल कर सकती हूँ, दैट मीन्स N1 इक्वल्स टू N2 आ गया। यानी अगर मैंने वॉल्यूम दोनों गैसेस का सेम लिया है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स कह लो या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लो, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो यही आपका ये, एक सेकेंड, ये हमने पढ़ा था ना, ये पढ़ा था हमने किसमें, एवोगैड्रोस लॉ में, कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n के, और उसे ही हमने थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंड किया यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, n1 इक्वल्स टू n2 आ गया। मतलब अगर हमने वॉल्यूम सेम लिए हैं उन दो गैसेस के, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, ठीक है, ओके। अब यही चीज हमें प्रूफ करनी है यूजिंग काइनेटिक गैस इक्वेशन, ठीक है। चलो क्या कह रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल, दैट मीन्स आप क्या कहोगे यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इसका मतलब क्या है कि जो आपका N1 N2 आएगा, N1 N2 आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा दोनों गैसेस के लिए जो आपने ले रखी है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन से। तो देखो पी वी इक्वल्स टू क्या पढ़ा है हमने, 1/3 mn(v²), ठीक है। हमने दो गैसेस कंसीडर कर ली, तो लेट्स सपोज फॉर वन गैस, पहली गैस के लिए क्या हो जाएगा, फॉर फर्स्ट गैस लिख लो, फॉर फर्स्ट गैस ये इक्वेशन क्या बनेगी, P1 V1 इक्वल्स टू 1/3 m1 n1 v1 का स्क्वायर, सही बात है। फॉर सेकेंड गैस उसके लिए क्या बनेगी, P2 V2 इक्वल्स टू 1/3 m2 n2 v2 स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, तो इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं, जहां पे ये सारे टर्म डिफाइन कर दो, वेयर P1 इक्वल्स टू, या तो थोड़ा आगे से लिखते हैं, वेयर P1 इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर exerted by first gas, pressure exerted by first gas molecules, ठीक है। और जो P2 है वो क्या है, प्रेशर exerted by सेकेंड गैस मॉलिक्यूल्स, दो ले लिए ना हमने सेकेंड गैस मॉलिक्यूल्स। और M1 क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस 1, मॉलिक्यूल ऑफ फर्स्ट गैस
फर्स्ट गैस, और m2 क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सेकेंड गैस, सेकेंड गैस। और क्या क्या रह गया, p हो गया, m हो गया, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n1 क्या है, n2 क्या है, ये लिख लेते हैं। n1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ फ्यूल ऑफ फर्स्ट गैस, फर्स्ट, और n2 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेकेंड गैस, सेकेंड गैस। ठीक है, तो ये सारी चीजें P1 V1 ये सब फर्स्ट गैस के लिए, और जो P2 V2 है वो सारा सेकेंड गैस के लिए। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हमें प्रूव करना है n1 इक्वल्स टू n2 तक पहुंचना है। ठीक है, अब देखो, हाँ, एक स्लाइड ऐड करते हैं। जो ये आपका लॉ है ना, कौन सा लॉ, एवोगैड्रो लॉ, वो क्या बात करता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है देखो, सिंस pressure is kept constant, since pressure is kept constant for both gases, तो इसका मतलब क्या हुआ, P1 P2 बराबर हो गए, दैट मीन्स P1 बराबर हो गया किस चीज के, P2 के। इक्वेशन कोई कंसीडर की थी, 2 की थी, हाँ ठीक है, तो ये हो गई थर्ड। और वॉल्यूम हमने स्टार्टिंग में कहा कि इक्वल लेना है, इक्वल वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम्स ऑफ बोथ गैसेस kept constant, तो V1 बराबर हो गया V2 के। इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से हमने क्या देखा, अगर P1 P2 के बराबर है, V1 V2 के बराबर है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दैट मीन्स P1 V1 भी P2 V2 के बराबर हो जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मिल जाएगा, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। सही है, सो ये वाले दोनों टर्म मतलब इक्वेशन 1 और 2 के LHS सेम हो गए, तो RHS भी सेम हो जाएंगे। ठीक है, हेंस LHS ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल। सो उससे क्या हो जाएगा, RHS भी इक्वल हो जाएंगे। RHS है क्या, ओ सॉरी, RHS क्या है, 1/3 m1 n1 v1 स्क्वायर, दैट मीन्स 1/3 m1 n1 v1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 m2 n2 v2 स्क्वायर। ठीक है, 1/3 आप कैंसिल कर सकते हो, क्या बचेगा, m1 n1 v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 n2 v2 स्क्वायर। ठीक है, इसे कंसीडर कर लेते हैं कौन सी इक्वेशन, फिफ्थ। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि 2 कंडीशन हमें कांस्टेंट लेनी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर तो हमने यूज कर लिया इधर P1 P2, अभी टेम्परेचर का रह गया। तो देखो, एज काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, सिंस T is constant for both gases, तो उससे क्या होगा, काइनेटिक, अगर दोनों के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो दोनों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल होगी, दैट मीन्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट गैस इक्वल हो जाएगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड गैस के। सही है, तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हाफ
हाफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ m1v1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m2v2 स्क्वायर। सही है इतनी चीज, 1/2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया, m1v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2v2 स्क्वायर। ठीक है इसे कौन सी इक्वेशन नाम दे दे, इक्वेशन 6। ठीक है, इक्वेशन 6। अब क्या करना है देखो, अब बस सिंपली से डिवाइड कर देना है। इक्वेशन यहाँ पे नाउ लिख लो, नाउ नाउ इक्वेशन कौन सी थी, 5 डिवाइड बाई इक्वेशन 6, क्या मिलेगा अपन को, देखो इधर था m1n1v1 स्क्वायर, m1n1v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2n2v2 स्क्वायर, ये था, इसे डिवाइड करना है किससे, m1v1 स्क्वायर, और ये था m2v2 स्क्वायर के। ठीक है, तो क्या मिलेगा, m1v1 स्क्वायर m1v1 स्क्वायर कैंसिल, m2v2 स्क्वायर m2v2 स्क्वायर कैंसिल, तो इधर से क्या मिला, n1 इक्वल्स टू n2। यही एवोगैड्रो लॉ कहता है कि अगर आपने वॉल्यूम सेम ले लिया तो उस टाइम पे क्या होगा, विच इज एवोगैड्रोस लॉ, विच इज एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, यही तो बोल रहा था कि अगर आपने क्या करना है, अगर आपने वॉल्यूम दोनों गैस का इक्वल ले लिया है तो जो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, n1 n2 बराबर हो गए। At constant temperature and pressure, equal volume of all gases contains equal number of molecules. Equal number of molecules. That means n1 n2 बराबर हो गए। पहले वाले के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे, कहा लिखा है, n1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फर्स्ट गैस, यानी यही n1 जो है वो n2 के इक्वल हो जाएगा। यही हमें फाइनल प्रूफ करना था यूजिंग काइनेटिक गैस इक्वेशन। आ गया अपने पास n1 इक्वल्स टू n2। नेक्स्ट कौन सा है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन में क्या पढ़ी थी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़ा था, आपके बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ को कंबाइन करने पे मिला था। एक बारी फिर से देख लेते, छोटा सा ही है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ कहता है कि जो V होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। सही बात है। और चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर की जब भी बात होगी तो जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, कब, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। और थर्ड कौन सा था, एवोगैड्रो लॉ, वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो आपके पास वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ऑन कंबाइनिंग दीज लॉस, ऑन कंबाइनिंग दीज लॉस क्या मिलेगा हमें, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p इंटू T इंटू N। ठीक है, जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाया था तो एक कांस्टेंट R लगाया था, इंटू 1/p इंटू T इंटू N, दैट इज PV इक्वल्स टू nRT। यही आई थी इक्वेशन, which is ideal gas equation, which is ideal gas equation for n molecules के लिए था ये। ओके, PV इक्वल्स टू nRT आ गया। इससे हमें प्रूफ करना है यूजिंग काइनेटिक गैस इक्वेशन, और वो कौन सी है, देखो PV इक्वल्स टू according to kinetic gas equation, kinetic gas equation क्या बोलती है,
PV इक्वल्स टू 1/3 mNV²। ठीक है, हमें कहाँ तक पहुंचना है, PV इक्वल्स टू nRT तक पहुंचना है। और क्या बोलती है, 2/3 काइनेटिक एनर्जी, ये भी हमने जब बॉयल्स लॉ देख रहे थे उस टाइम पे देख लिया था, या फिर काइनेटिक एनर्जी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 2/3 आप के टी भी लिखते हो। ठीक है, ये क्या है, PV है। एज सिंस 2/3 भी कांस्टेंट है, 2/3 इज कांस्टेंट, और क्या कांस्टेंट है, k इज ऑल्सो कांस्टेंट, k इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो इनके प्रोडक्ट को हम एक नया कांस्टेंट बोल सकते हैं, दैट इज सॉरी इनका प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू के इक्वल्स टू एक नया कांस्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, इनका मल्टीप्लिकेशन भी एक नया कांस्टेंट बनेगा। सो पीवी इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, आर टी। ठीक है, आ गया। ये कौन सा है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ये किसके लिए है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अगर हम n मोल की बात करें, फॉर n मोल ऑफ गैस, PV इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, nRT आ जाएगा। और यही आपकी क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है, विच इज आइडियल गैस इक्वेशन, विच इज आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपने काइनेटिक गैस इक्वेशन की हेल्प से PV इक्वल्स टू nRT तक पहुंच गए, कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट कौन सा लॉ है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बोलता है कि जो भी आपकी गैसेस हैं उनका जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो उनकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज जो R होता है आपके पास जो R होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के। ठीक है, the rates of diffusion of different gases are inversely proportional to the square roots of their densities under same conditions of temperature and pressure। मतलब जो आपने गैसेस ली हैं उनके लिए टेम्परेचर और प्रेशर सेम ही रखना है, अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उस टाइम पे आपका आर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/d के। तो इसे हमें उसी से प्रूव करना है, वही अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या बोलती है, PV इक्वल्स टू 1/3 mNV²। ठीक है, V² यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें, V² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3PV अपॉन में m इंटू n। इसको क्या बोलते हो आप, कैपिटल M, 3PV अपॉन में कैपिटल M। अगर मैं V को नीचे लेके आऊं तो 3P अपॉन M अपॉन में V लिख सकते हैं। ठीक है, तो V² इक्वल्स टू क्या हो गया, इक्वल्स टू 3P अपॉन में D। क्यों, क्योंकि D इक्वल्स टू होता है क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, कैपिटल M/V। तो V² इक्वल्स टू इतना आ गया ठीक है, अभी हम क्या देखते हैं, देखो हमें क्या पता है, जो डिफ्यूजन होता है वो किसके, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी वो उतना जल्दी डिफ्यूज कर जाएगा। दैट मीन्स diffusion is directly proportional to speed of gas molecules इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो डिफ्यूजन है आपका
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, अगर आर वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, सॉरी वी स्क्वायर क्यों, वी आएगा ना, स्पीड के प्रोपोर्शनल है। हाँ, ओहो, वी स्क्वायर के नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी के है, डायरेक्टली 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 प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, दैट इज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वी के, और यहाँ पे आप वी निकाल लो, वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3p अपॉन में d हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, अगर r v के प्रोपोर्शनल है और v इक्वल्स टू 3p बाई डी है, तो r क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट v की वैल्यू कितनी है, 3p बाई डी, और p आपने क्या लिया है, कांस्टेंट लिया, देखना कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर और ये कंडीशन दोनों के लिए कांस्टेंट ले रखी है, तो आर जो हो गया आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, 1 अपॉन में अंडर रूट डी के। ठीक है, 3 कांस्टेंट, पी कांस्टेंट, तो वो सारा मैंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में डाल दिया, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस। ठीक है, ये हो गया, विच इज, यही ग्राहम्स लॉ था, विच इज ग्राहम्स लॉ फॉर डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, एक बार ही पीछे देख लेते, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, यही चीज हमने इधर से प्रूव कर ली। ओके, नेक्स्ट लॉ कौन सा है, डाल्टन्स लॉ, इधर ग्राहम ही तो लिखा है ना, हाँ, नेक्स्ट है डाल्टन्स लॉ फॉर पार्शियल प्रेशर। ये क्या था कि अगर आपने कोई एक वेसल लिया है जिसमें गैसेस ली हैं, नंबर ऑफ गैसेस ली हैं, कौन सी गैसेस ली हैं जो आपस में रिएक्शन नहीं दिखा रही, उस टाइम पे जो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैस होगा ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल, वो क्या होगा, सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स के होगा, दैट इज कैपिटल पी। वो कैपिटल पी क्या है कि जो मिक्सचर है आपका, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ द गैसेस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर और वेसल, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस, कौन सी गैसेस है, दे आर नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, वो गैसेस ली हैं जिनकी आपस में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही, इज द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर, दैट इज जो P आपका होता है वो किसके इक्वल होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसे ही डॉट डॉट, वेयर जहाँ पे P क्या है आपका, वेयर P इज द total pressure exerted by mixture of gases और जो P1 P2 P3 है, P1 P2 P3, ये सब जो है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। सही है इतनी चीज, ओके। अभी इस ये जो आपका P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 है, ये चीज हमें किससे प्रूव करनी है, काइनेटिक गैस इक्वेशन से प्रूव करनी है। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन according to kinetic gas equation क्या है, PV इक्वल्स टू 1/3 mNV स्क्वायर, और मेरे को तो सिर्फ P चाहिए, तो P इक्वल्स टू 1/3 mNV स्क्वायर अपॉन में कैपिटल V। ठीक है, ये चीज, और क्या हो गया, अब अगर हम इफ
नेक्स्ट से ले लेते हैं, ठीक है। इफ गैस ए इज टेकन इन वेसल, तो वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल। इफ गैस ए इज टेकन इन वेसल then pressure exerted by gas A molecules on the walls of the vessel, वो क्या होगा, PA होगा। दैट इज PA इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जो ये वाला फॉर्मूला था 1/3 M1 N1 V1 स्क्वायर अपॉन में V, A लिया है तो 1/3 MA NA VA स्क्वायर अपॉन में V, ठीक है। इफ गैस B is taken in vessel, उस टाइम पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा दैट इज PB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/3 MB NB VB स्क्वायर अपॉन कैपिटल V। if both gases are enclosed, if both gases are enclosed in the container, उस टाइम पे प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा उन दोनों की वजह से इन द कंटेनर, देन जो प्रेशर होगा वो किसका हो जाएगा, P इक्वल्स टू इन दोनों का सम हो जाएगा, दैट इज 1/3 MA NA VA स्क्वायर अपॉन V प्लस 1/3 MB NB VB स्क्वायर अपॉन में V, क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों के लिए सेम ही है। तो ये चीज़ क्या हो गई आपके पास, PA प्लस PB, ये हो गया आपके पास P। और यही आपका क्या है, डाल्टन्स लॉ फॉर पार्शियल प्रेशर, which is Dalton's law for partial pressure, सही है, ओके। यही तो था, P आपका जितने भी आपने नंबर ऑफ गैसेस ली हैं उन सब के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ द गैसेस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो वही चीज हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन की हेल्प से प्रूव कर ली। यहाँ पे मैंने सिर्फ दो गैसेस ली है, A और B, ठीक है। इन दो गैसेस को एक कंटेनर में ले रखा है, उसके बाद जब अकेले अकेले थी उस टाइम पे उनका जो प्रेशर था तो ये पार्शियल प्रेशर है, और फिर जब इन दोनों को एक साथ ले लिया तो वो टोटल प्रेशर हो गया। वो क्या हो गया, पहले वाले का सम और दूसरे वाले का सम, जो कि PA और PB के इक्वल है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। एक बार देख लेते हैं हमने आज क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था जो हमने लास्ट वाली क्लास में काइनेटिक गैस इक्वेशन पढ़ी थी, दैट इज PV इक्वल्स टू 1/3 MN V स्क्वायर। वो V कौन सा था, VRMS वाला V था। तो उसी वाली इक्वेशन की हेल्प से मेरे को सारे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और जितने भी आपने लॉज पढ़े हैं वो सारे डिराइव करने थे, उन सब का डिडक्शन करना था। तो यूजिंग वो PV इक्वल्स टू 1/3 MN VRMS स्क्वायर वाली इक्वेशन से, तो वही चीज हमने की। पहले क्या किया कि जो भी लॉ थे वो लॉज लिख लिए, फिर उस इक्वेशन की हेल्प से उनको सबको एकदम डिराइव किया। तो सारा पूरा डेरिवेशन पार्ट ही है आज की क्लास में, तो एक बार ही शुरू से देख लेते हैं। हाँ, ये था ना
ये इक्वेशन पढ़ रखी थी हमने, जिसमें मैंने हर एक टर्म का मीनिंग बता दिया, क्या क्या था। एम हमने क्या डिनोट किया था, उधर लिखा भी था क्लास में, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और एक यहाँ पे एम इंटू एन को कैपिटल एम बोला था, मोलार मास ऑफ द गैस बोला था। वही ऐसे सारे जो भी हमारे पास लॉ थे, जैसे बॉयल्स लॉ था पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, इस वाली इक्वेशन के हेल्प से उसे डिराइव किया, चार्ल्स लॉ जो था उसे डिराइव किया। तो ये 6 लॉ जो हमने थे वो आज की क्लास में कंप्लीट किए यूजिंग कौन सी इक्वेशन थी, काइनेटिक गैस इक्वेशन थी। तो हाँ, ये फाइनल था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज की क्लास का। सो नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।